किसे पता जिंदगी में कब क्या हो जाए, किसे पता जिंदगी में कब क्या हो जाए। आज हम हैं और कल अतीत हो जाए। जी हाँ, इस वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जो बारामती से आप देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त दमदार 10 का है और आज बात अजीत दादा पवार की। उनकी अंतिम विदाई हो रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती के दादा अजीत पवार आज अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। अजीत पवार की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अजीत दादा की अंतिम यात्रा में उनके समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई अजीत पवार के अंतिम दर्शन करना चाहता है। थोड़ी देर में अजीत पवार का पार्थिव देह विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचेगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। यहीं पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, एमएनएफ चीफ राज ठाकरे ये पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। इनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस वक्त बारामती में जन सैलाब आप देखें। अजीत पवार की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से पहले हमें बारामती की पॉलिटिक्स के जरिए उसे समझना होगा, लोगों के कनेक्ट के जरिए उसे समझना होगा। आज जो ये भीड़ यहां पर उमड़ आई है, ये इसलिए उमड़ आई है क्योंकि अजीत पवार उनके लिए केवल अजीत पवार नहीं थे, उनके लिए उनके बड़े भाई थे, उनके लिए दादा। प्यार से इसलिए उन्हें दादा कहते थे, अजीत दादा। आज इसलिए उनके लिए इतनी भीड़ उमड़ आई है बारामती में कि उनका अपना भाई, उनका अपने परिवार का सदस्य मानो उनसे दूर चला गया हो। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में अंतिम यात्रा भी शुरू होगी और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती चली जा रही है, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी और अवधेश कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य, समीर भीसे लगातार बारामती से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लोगों के इमोशंस हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं कि उनके लिए अजीत पवार क्या थे। आज अवधेश जी, यहीं से चर्चा करने की आवश्यकता है कि हम जिंदगी के हर दिन हर पल का कैलकुलेशन लेकर चलते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन कब बिगड़ जाता है, कब जिंदगी खत्म हो जाती है, ये पता ही नहीं चलता। और आज इस पूरे पवार फैमिली के लिए और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए ये बेहद दुखद दिन है। मैं आऊंगी अवधेश जी आपके पास। एक बार दिनेश कुछ जानकारी हमें देना चाह रहे हैं। दिनेश, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं, क्या तस्वीरें हैं, जरा वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जाहिर है इतनी भीड़ है, इतनी आवाजें हैं, ये शोक की लहर है। अवधेश जी, कैलकुलेशंस सब खत्म हो जाता है एक क्षण में। देखिए, आपने जहाँ से बात शुरू की है, मैं समझता हूँ कि यही उचित भी है, क्योंकि कहा गया है कि जीवन के अनेक सहारे हैं और मृत्यु के अनेक बहाने हैं। अनेक बार मृत्यु कोई न कोई बहाना लेकर आती है, लेकिन जीवन में जन्म के बाद अगर कोई एक नियत सत्य है जिसको शाश्वत सत्य है तो है मृत्यु, शरीर का अंत। हमारे यहाँ इसलिए इसको देहांत कहा गया है। इसीलिए देहांत कहा गया है कि हमारे देह का अंत होता है, ये निश्चित है। लेकिन ये ज्ञान हमको तभी आता है जब इस प्रकार की घटनाएं होती है या हम श्मशान घाट में जाते हैं। अब अजीत पवार साहब की जो बात हो रही है, देखिए, ये केवल महाराष्ट्र की नहीं, देश की क्षति होती है, क्योंकि कोई नेता एक उम्र के बाद परिपक्वता प्राप्त करता है, काम का अनुभव है, राजनीति का अनुभव, सरकार का अनुभव, लोगों का अनुभव, अलग अलग गठबंधनों के अनुभव के बाद धीरे धीरे वो परिपक्व होता है। और परिपक्वता के बाद जो कदम उठाता है उसकी समझ होती है, कैसे काम कराया जाए, क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव होता है। तो राजनीति में रहते हुए, पद पर रहते हुए ऐसे व्यक्ति का जाना एक अपूर्णीय जैसी क्षति होती है। दूसरे लोग भी काम करते हैं, लेकिन वो फिर एक नए सिरे से शुरू होती है। इसलिए ये केवल महाराष्ट्र या बारामती की नहीं है, सब देश की क्षति होती है। महाराष्ट्र का योगदान देश के लिए योगदान होता है। कोई भी नेता इस प्रकार का हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई धार्मिक व्यक्ति हो, कोई योग का शिक्षक हो, कोई बड़ा डॉक्टर हो, कोई बड़ा शिक्षक हो, वो सब देश में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये चूंकि अजीत पवार जिस ढंग से कल
उस हवाई जहाज की दुर्घटना के बाद जिस ढंग से कागज सब बिखरे हुए थे, इसका मतलब था वो बजट की उसके अंदर भी तैयारी करते चल रहे हैं। उनकी सभाएं थी, लेकिन हमारा दायित्व है, इसलिए उसके अंदर भी उसकी तैयारी करना, उसको निकालना, उसको समझना, और उसके बाद वो काम कर रहे थे। हम लोग बैठते तो सोचते हैं नेताओं का तो ऐसे ही चला जाता है। अजीत जी जो है 30 साल से, मैं तो पार्लियामेंट उतना नहीं जाता हूँ, बीच बीच में जाता हूँ, कवर कर रहे हैं। इनको मालूम है कि आज भी पार्लियामेंटेरियंस को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मंत्रियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पार्लियामेंट की कमेटी में बिल्कुल कितना ठीक पढ़ के बात जाना है पड़ता है। सर। और तो वो इसलिए कर रहे ये थे। जो आप बात कह रहे हैं कि ये अपूर्णीय क्षति है, अभी इसकी तो पूर्ति नहीं हो सकती। और खासतौर पर पवार फैमिली की अगर आप बात करें, पवार फैमिली की पॉलिटिक्स की भी अब बात करें, तो ये क्षति तो वाकई में उनके लिए भी अपूर्णीय है। जिस तरीके की, जिस किस्म की अजीत पवार की राजनीति रही, बारामती के लोगों से भी उनका जिस तरीके का जुड़ाव रहा। हमारे सहयोगी समीर भी से इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। समीर, आप लगातार सुबह से जो वहां पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी भावनाएं हम तक पहुंचा रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक कनेक्ट बहुत जबरदस्त था उनका, और बातों में बड़ी स्पष्टता थी। दाएं बाएं कह के कोई बात नहीं कहते थे, जो बात है सीधी सपाट एकदम मुंह पर कहते थे। ऐसे व्यक्ति थे अजीत पवार। बिल्कुल, अजीत पवार की अगर व्यक्तित्व की बात करें तो सीधी बात, जो पेट में है, जो दिल में है, वही जबान पर, और स्पष्टवादिता। अगर व्यक्ति का काम होना है तो उसे हाँ कहना है, नहीं है तो ना कहना है। ये, और सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व की अनुशासन। उनके अनुशासन से कोई भी परे नहीं था। सुबह से काम करना है और रात तक करना है, और कभी किसी को वक्त दिया हो उस वक्त पे ना पहुंचे हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। हम साथ इसी कांटेवाड़ी के लोग हैं, इसी बारामती के लोग हैं, जो अजीत दादा पवार से रोजाना प्यार करते थे। हजारों सवाल होते थे, हजारों समस्याएं थी। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से? मैं पिंपरी-चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर था, और अजीत दादा के आशीर्वाद से मैं एमएलए भी था, विधायक 10 साल। और हमारे 91 में बारामती कॉन्स्टिट्यूशन का थे 91 में, फिर 92 में फिर वापस वो मिनिस्टर बन गए हमारे गार्ड। वो मिनिस्टर बने, ये सारा कुछ लोगों को याद है। वो चीज़ें जो अजीत दादा पवार के अनुशासन से आती थी, वो चीज़ें जो अजीत दादा पवार ने किसी को शब्द दे दिया तो पूरा करते थे। आपको कोई ऐसे उदाहरण आए इस वक्त कि अजीत दादा ने कहा कि ये काम मैं करके दूंगा, और मुश्किल था और कर दिया? बहुत सारा काम हमारे पिंपरी-चिंचवड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एशिया में नंबर 1 रिचेस्ट कॉरपोरेशन थी, लेकिन उधर आने के बाद उन्होंने पूरा डेवलपमेंट चेंज किया अजीत दादा ने। हमारे यहाँ के बहुत सारे IAS ऑफिसर, कमिश्नर थे, तभी भी वो आके राइट टाइम का उनका था। 6 बजे मॉर्निंग 6 बजे भी एक विजिट रहेगा तो भी वो राइट टाइम पहुँचते थे। बात ये भी है कि अगर अजीत दादा ने किसी को वक्त दिया है, वक्त पे ना पहुंचाओ तो उसे डांट भी पड़ती थी। नहीं, बहुत मैं समीर आपके पास दोबारा आती हूँ। आवाज लगातार कट रही है, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही है, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि वो टाइम के कितने पंक्चुअल थे, नियम के कितने पाबंद थे। सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, यदि आप तस्वीरें दिखा सकें और लोगों से बात कर सकें, उनके लिए अजीत पवार क्या थे? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूं कि ये जो मंच है, मंच से तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा हूं कि वहां पर जो तमाम जो महाराष्ट्र के नेता है, राज ठाकरे पहुंचे हैं, शरद पवार साहब और उनका पूरा परिवार जो है, पवार कुनबा, वो वहां पर पहुंच चुका है। अशोक कुछ युवा नेता भी महाराष्ट्र की राजनीति के दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सही तस्वीरें देख पाई, पंकजा मुंडे भी वहां पर दिखाई दे रही थी। ये वाकई में अपूर्णीय क्षति है। हम इस पर जितनी भी चर्चा करें अजीत जी, वो चर्चा जो है हमेशा कम ही रह जाती है। लेकिन अभी जो बात वहाँ पर जो पहले कोऑपरेटर भी रहे, फिर विधायक भी रहे, वो ये बता रहे थे कि समय के कितने पंक्चुअल थे और कई बार डांट भी पड़ती थी। आज ऐसे व्यक्ति की छत्र छाया सिर के ऊपर से अचानक से उन तमाम नेताओं के सिर से हट जाना जो लीडरशिप तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, ये जो अजीत पवार जो है, एक तो पवार परिवार के बीच की पीढ़ी के नेता थे,
ट्रांजिशन वाली पीढ़ी जो थी शरद पवार से, उस पवार परिवार की राजनीति आगे तीसरी पीढ़ी को जाती, उसके बीच में ये ट्रांजिशन की जो पीढ़ी थी वो अजीत पवार उस पीढ़ी के अकेले नेतृत्व करने वाले हैं। इसके बाद उनके सब बच्चे हैं तीसरी पीढ़ी के, इनके अपने 2 बेटे हैं पार्थ पवार और जय पवार, इनके भतीजे हैं योगेंद्र पवार, रोहित पवार, वो सब इनके भतीजे हैं। तो अब शरद पवार का भतीजा एक ही था जो जिसको उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया था। उनकी बेटी देखती हैं, लेकिन वो अलग तरह से राजनीति है उनकी, दिल्ली की राजनीति में वो ज़्यादा सहज होती है। जमीन की राजनीति और पवार परिवार की राजनीति और एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रादेशिक पार्टी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उसकी राजनीति के उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिसके हाथों आगे ट्रांसफर होना था पावर का। तो वहीं बीच की कड़ी टूट गई है। अब शरद पवार 85 साल की उम्र में है और बुजुर्ग हैं, सेहत उनकी ठीक नहीं है, और जो तीसरी पीढ़ी है वो भी तैयार नहीं हुई है राजनीति के लिए। देखिए पार्थ पवार भी चुनाव लड़ने गए थे, चुनाव हार गए थे, ये अजीत पवार के बेटे, और योगेंद्र पवार जिनको शरद पवार ने उतारा था अजीत पवार के खिलाफ, वो भी चुनाव हारे थे, इन्हीं के हाथों 1 लाख वोट से हारे थे। तो अब वो पीढ़ी तैयार नहीं हुई है और शरद पवार वाली पीढ़ी अब तो वो आखिरी कर ले रहे हैं। तो ये इसकी वजह से एक बड़ा वैक्यूम जो है, एक तो बारामती की पॉलिटिक्स में हुआ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हुआ, लेकिन पवार परिवार और एनसीपी की पॉलिटिक्स का जो वैक्यूम है ये राजनीति को बड़े कई तरह से प्रभावित करेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं सचिन, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जाहिर है भीड़ बहुत है तो आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। अभी हम देख रहे हैं सुप्रिया फूले भी दिखाई दे रही हैं, अजीत पवार भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार माफ़ कीजिएगा, शरद पवार भी दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर में वो मैदान में पहुंच जाएगा पार्थिव फतेह, और फिर वहां पर दर्शन करने वाली भीड़ भी बड़ी संख्या में मौजूद है। सचिन, इस वक्त महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कितने चेहरे वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और जब चर्चा वहां पर हो रही है तो लोग अजीत पवार को किस तरह से याद कर रहे हैं? उनके लिए अजीत पवार क्या थे? मीनाक्षी, मैं आपको पहले तो यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं अपने दर्शकों को कि देखिए ये जो पूरा मैदान है विद्या प्रतिष्ठान को, कैमरामैन को रितेश देशमुख, एक मिनट सचिन, मैं जरा दिखाएं। तस्वीरें दिखा दूं। रितेश देशमुख भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और राज ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है रितेश देशमुख वो भी एक पॉलिटिकल एफिलिएंट फैमिली से ही आते हैं, हालांकि अब वो तो राजनीति में नहीं है। विलासराव देशमुख जी, ये सब लोग पहले कांग्रेस में थे, तो वो तो पारिवारिक सबके संबंध है, ये सब गए ही है। तो जाहिर अब मृत्यु के समय जब हम लोगों ने 2013 में बाला साहब ठाकरे की भी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ कोई दूरी नहीं दिख रही थी उनकी अंत्येष्टि में। तो कांग्रेस से लेकर हर पार्टी थे, अवधेशी दूरियां, विरोध होती है, शिकवे शिकायतें सिर्फ तब तक के लिए होती है जब तक व्यक्ति जिंदा होता है। नहीं, उनकी तो कुछ दूरी थी। अजीत पवार तो ऐसे पॉलिटिशियन थे, एक व्यवहारिक पॉलिटिशियन थे, जो कि राजनीति में कोई मतभेद हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत संबंध सबसे बनाए रखो, उस प्रकार से थे। तो जाहिर इसमें तो सबको अंत्येष्टि में क्या है तो आएंगे ही। और एक इस समय जैसा अजीत जी कह रहे थे, एक मतलब उस क्षेत्र के इस समय की अवस्था में जनता से जुड़ा हुआ सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की दर्दनाक मृत्यु हुई है। दिल दहलाने वाला, जो अकल्पनीय है, स्तब्ध करने वाला, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वो पॉलिटिक्स लिहाज से। सचिन जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कि सुबह से हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले शरद पवार आए। शरद पवार की खासियत वो हमेशा पंक्चुअल रहे, और उन्हीं का ये जो राजनीतिक गुण है, जो राजनीति में सबसे ज़रूरी है, और बहुत से नेता वो पालन नहीं करते। बहुत ही कम ऐसे नेता होंगे कि जो टाइम के बहुत पाबंद है, उसमें से शरद पवार है। और अजीत पवार भी समय के पाबंद थे। अगर उन्होंने किसी को समय दिया 6 बजे का, तो 6 बजे से 5 मिनट पहले आ जाते थे। देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मैदान की। मैदान में जनता का जो हुजूम है, बारामती से चंद्रपुर यानी कि विदर्भ का इलाका है, वहाँ गडकरी और देवेंद्र फडणवीस या कांग्रेस से नाना पटोले या वडेट्टीवार की तूती बोलती है, लेकिन वहाँ से भी लोग जो है यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अजीत पवार को पश्चिम महाराष्ट्र का नेता, पश्चिम महाराष्ट्र में उनका गढ़ है ऐसा माना जाता है। लेकिन चंद्रपुर 1000 किलोमीटर दूर लोग आए जिनसे मैंने बात की, वो लोग कह रहे थे कि अजीत पवार के एक फोन पर, एक उनके आदेश पर अगर
वर्षों का काम चुटकी में हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कनेक्टिविटी जो थी अजित पवार की, ये सबसे बड़ी कनेक्टिविटी थी कि वो जनता के बीच के नेता थे। ऐसे कई सारे किस्से, कई सारे वाकये हैं मीनाक्षी में जो आपको बता सकता हूँ कि अजित पवार ने किस तरह से लोगों की मदद की है, किस तरह से उनको इंसाफ दिलाया है। कुछ लोगों से मेरी सुबह बात हुई तो उनका कहना था 25 साल में उनके गांव में डैम का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन अजित पवार ने 8 दिन में वो डैम का काम जो है पूरा किया। करीबन 20 गांवों को, किसानों को पानी मिला और उन गांव के हजारों लोगों को जो है पीने का पानी मिला, किसानों को खेती के लिए पानी मिला। तो जो काम बाकी लोग नहीं कर पाते थे वो अजित पवार चुटकी से कर पाते थे। और उनकी धौस इतनी थी, उनका एक तरह से खौफ इतना था अधिकारियों में कि अधिकारी को वो काम करना ही करना पड़ता था। अगर कुछ लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे कि हम अजित पवार का नाम अगर किसी अधिकारी के पास लेकर गए तो अधिकारी को काम करना ही करना पड़ता था। कुछ वाकये ऐसे भी है, एक बार एक किसान का एक काम अटका हुआ था, अजित पवार ने एक अधिकारी को फोन किया, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, वो उस वक्त मंत्रालय में मौजूद नहीं थे, लेकिन अजित पवार ने किसान बोला कि ठीक है साहब नहीं है तो मैं अगले हफ्ते आ जाता हूँ, अगली कैबिनेट में आ जाता हूँ। अजित पवार ने कहा तू अगले हफ्ते में नहीं आएगा, तू शाम तक रुक, मैं शाम को तुझे खुद लेके जाता हूँ। वो शाम को खुद उस IAS अधिकारी के पास उस किसान को लेके गए, उसकी फाइल पर उसी शाम काम हुआ और उसकी फाइल जो है पास हो गई। तो अजित पवार इस तरह से काम करते थे। अजित पवार सिंचाई डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया, उस डिपार्टमेंट को लेकर भी उन पर काफी आरोप भी लगे। इसके बावजूद अजित पवार ऐसे नेता थे कि अपनी ही पार्टी के नेताओं का एक डैम का काम था, एक जल सिंचन प्रकल्प का काम था, उन्होंने रोक दिया था। तो अजित पवार के ऐसे अनगिनत ऐसे किस्से हैं जो हम आपको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सचिन, आज तो इन तमाम बातों को ही जानने का दिन है। एक बार फिर से तस्वीरें हम दर्शकों को बता दें। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अशोक चौहान, पवार परिवार पूरा, राज ठाकरे अपने पत्नी और अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ यही है। अनिल देशमुख आपको मंच पे दिखाई देंगे, छगन भुजबल, पंकजा मुंडे, माणिक राव ठाकरे, ये तमाम वो चेहरे हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। रितेश देशमुख अभी अभी आपने देखा वो पहुंचे हैं, चंद्रकांत पाटिल, हसन मुशर्रफ, ये तमाम नेता इस वक्त अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन, आप कोशिश करें वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी आप बात करें और उनसे ये जानने की कोशिश करें अजीत पवार उनके लिए क्या थे, और अजीत पवार अब उनके बीच में नहीं रहे हैं तो यहाँ से वो महाराष्ट्र की राजनीति को, पवार फैमिली की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, पहुंचे हुए हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक सफल नेता की, एक अच्छे नेता के जितने गुण होते हैं उसमें कई गुण अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से सीखे। बता भी रहे हैं जो आपके रिपोर्टर हैं वहाँ, जिसमें एक शरद पवार को अजात शत्रु माना जाता है, उनका कोई भी शत्रु नहीं है, वो अजात शत्रु हैं। और अपोजिशन में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो शरद पवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बना करके कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था। तो शरद पवार चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सबके साथ उनके जिस तरह के मित्रवत संबंध रहे, अजीत पवार उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे हर पार्टी के साथ। जो अभी अवधेश जी ने कहा कि वैचारिक मतभेद के बावजूद कोई निजी मतभेद उन्होंने नहीं होने दिया। किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का काम हो, अगर वो काम हो सकता है तो वो काम उन्होंने कराया, आगे बढ़ के वो काम कराया। अपनी एक ऐसी छवि बनाई जो अभी हम लोग सुन रहे थे कि अधिकारी हो, नेता हो, किसी के ऊपर अगर अजीत पवार ने कहा है तो वो काम करना होता था। तो ये एक दिन में नहीं बन सकता है, ये सिर्फ शरद पवार का भतीजा होने से नहीं बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये अजीत पवार की अपनी निजी राजनीति से उन्होंने ये बनाया था। और हम एक तुलना यहाँ करेंगे, अब अवधेश जी हो सकता है उसको करेक्ट करें। एक नेता हम लोगों ने कल्पनाथ राय का नाम सुना था, जिन्होंने मऊ और घोसी उस पूरे इलाके को जिस तरह का रूप दिया था। हम लोग वो देखते हैं बारामती में पवार परिवार को लेकर के कि ये इस तरह की राजनीति कम नेता करते हैं कि जहां से राजनीति कर रहे हैं, जहां के लोगों का वोट ले रहे हैं, वहां के लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए अपना सबसे बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं। पॉलिटिक्स तो देखिए यही होनी चाहिए कि आप जिनके बीच में काम कर रहे हैं, जिनके वोटों की वजह से आप जीतते हैं, उनका काम पहले होना चाहिए। ये प्राथमिकता तो होनी चाहिए और शायद वो प्राथमिकता रही अजीत पवार की। इसलिए कोई कहकर किसी को बुला नहीं सकता। बिल्कुल, इतनी भीड़ तभी इकट्ठी होती है जब वो अपने नेता को प्यार करता है, इसलिए उसे अलविदा कहने के लिए आता है। सचिन, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाएं। जी देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है।
लगातार लोग आ रहे हैं, पार्थिव शरीर जो है, पार्थिव शरीर का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है और पूरे जो मैदान है यहाँ पर भरा हुआ है, लोग नीचे जमीन पर बैठे हैं और पुलिस ने देखिए, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाया है ताकि लोग जो है वो उनके सामने कोई खड़ा रहता है, उनके बीच कोई जाता है तो शोर करते हैं, तो इसके कारण पुलिस का भी भारी बंदोबस्त यहाँ पर है, भारी मात्रा में पुलिस बंदोबस्त है और सामने नेताओं का लगातार वीआईपी का आना जो है तांता लगातार बना हुआ है। जहाँ तक हम बात करते हैं, सुबह जब हमने लोगों से बात की, लोगों से उनकी राय जानी, तो लोगों ने अलग अलग अपने अनुभव, अलग अलग जो है अपने किस्से बताए। जैसे कि मैं बता रहा था कि एक बार एक नेता ने जो है अजित पवार को एक सिंचाई प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन करने के लिए बुलाया। अजित पवार इतने काम को लेकर परफेक्ट थे, वो टाइम को लेकर तो बहुत पाबंद थे ही थे, लेकिन वो अपने काम को लेकर, परफेक्शन को लेकर जो है वो खासा उनका ख्याल रखते थे। तो वो उस कार्यक्रम में गए और उन्होंने देखा कि अभी तक काम जो है पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। तो अजित, वहाँ ढेरों जो है मीडिया के कैमरे भी लगे हुए थे, तो अजित पवार ने क्या किया, अजित पवार ने देखा कि काम अधूरा है और नेता उनको बोल रहे थे कि अजित दादा आप थोड़ा भाषण कर दीजिए। तो अजित दादा ने सभी मीडिया का कोई सामने कैमरे ऑन है ये ध्यान न रखते हुए, जो है ख्याल न रखते हुए सीधे बोल दिया कि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हम काम जब 2 महीने के बाद पूरा हो जाएगा तब मैं उद्घाटन के लिए आऊंगा। और उन्होंने उद्घाटन पोस्टपोन कर दिया। 2 महीने के बाद उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वो फिर गए और फिर लोगों को बताया कि देखो, अधूरे काम का उद्घाटन करना, लोगों के साथ जो है विश्वास उनके तोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह के अजित पवार थे जो किसी की परवाह नहीं करते थे, चाहे सामने मीडिया है, लोग क्या बोलेंगे, पार्टी के नेता क्या बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे, जो काम है उसको लेकर वो 100% देने की कोशिश करते थे और हमेशा उन्होंने वो काम किया है। और यही कारण है कि अजित पवार के सभी जो है कायल, सभी लोग जो है उनके काम के कायल है, उनका स्वभाव जो है वो एकदम टेढ़े स्वभाव के नेता, ऐसा उनकी छवि थी। लेकिन हमने बाद में देखा कि पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा सा उनके स्वभाव में जो है थोड़ा सा कॉमेडी भी करने लगे थे, कॉमेडी लहजे में जो है जवाब देने लगे थे, थोड़ा मजाकिया अंदाज से लोगों से बातें करने मुझे तो लगे एक थे। सचिन वही लेकिन पहले तस्वीर तो- याद आ रही है पहले कि जब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार में किसकी क्या पोजीशनिंग होगी, इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें अजीत पवार ने ये कहा मीडिया को कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, किस पद पे होंगे ये वो बताएंगे, मेरा तय है कि मैं उप मुख्यमंत्री बन रहा हूं। और फिर वहां पे इतने ठहाके लगे, एकनाथ शिंदे भी, देवेंद्र फडणवीस भी, वो भी तेज ठहाके लगाकर हंसने लगे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सचिन कि उनके बोलने का जो अंदाज था इतना सपाट था, अब आप उसे सरकाज़म भी कह लें, अब सीधी बात वैसे जो करता है वो कुछ समय के लिए हो सकता है किसी को कड़वा लगे, लेकिन जो सच्चा है वो सच्चा है। जी बिल्कुल, सचिन। मुझे वो किस्सा याद आ रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आ रही है, क्योंकि जब सरकार बन रही थी, सरकार का गठन हो रहा था, तब एकनाथ शिंदे जो है नाराज, दूसरे टर्म की जो वो बात है, जब बहुमत मिला था भारी 237 सीटों का, तब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राजभवन में और देवेंद्र फडणवीस बैठे थे और एकनाथ शिंदे को ये मीडिया ने सवाल किया था कि क्या आप भी डिप्टी सीएम की जो है शपथ लेंगे। तब अजित पवार ने मजे के अंदाज में कहा था कि एकनाथ शिंदे का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो शपथ लेने वाला हूं। तो उन्होंने एक तरह से अपनी बात भी कह दी मजाकिया अंदाज में और एकनाथ शिंदे के लिए जो है थोड़ी सी परेशानी और वहां पर जो थोड़ी सी मुश्किल भी खड़ी कर दी। तो ये अजित पवार का अंदाजा जो था कुछ बदला सा था जब वो महायुति के सरकार में जब वो पार्टिसिपेट हो, उसके बाद से थोड़ा सा वो मजाकिया अंदाज में जो बातें करते थे, चाहे मीडिया से हो चाहे कार्यकर्ता से हो। लेकिन उसके पहले का उनका जो अंदाज था, जो तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी जिसमें वो डिप्टी सीएम थे, तब तक जो है काफी थोड़ा सा एंग्री मैन की तरह उनकी छवि थी और बहुत ही सख्त। नहीं, मुझे तो सचिन एक और वाकया याद आ रहा है, क्योंकि मैंने तो भाई सोशल मीडिया पर ही वो वाकया देखा। मंच पर खड़े हुए हैं अजीत पवार, सभा को संबोधित करने वाले हैं, दर्शक दीर्घा से वहां से एक पत्र आता है उनके किसी प्रशंसक का और उसमें लिखा हुआ आई लव यू अजीत दादा। तो कहते हैं कि मुझे ये आई लव यू मत बोलना, ये घर जाके आई लव यू बोलना, अभी तो यहाँ पे वोट देना है। तो ये इस तरीके से वो किसी भी बात को लेकर जाते थे। तो फिर एक मौका था कि वहां पर जितने भी सभागार में लोग मौजूद थे वो हंसने लगे। ये उनके कहने का एक अंदाज था। सचिन जी बिल्कुल अजीत पवार काफी मतलब थोड़ा सा बहुत बदले से नजर आ रहे थे। और देखिए अजीत पवार की और एक मैं आपको एक किस्सा बता दूं कि
अजित पवार ने जब ये जो देवेंद्र फडणवीस के साथ जो 80 घंटे की सरकार बनी थी, जिसमें वो डिप्टी सीएम बने थे, सुबह की शपथ विधि की सरकार हुई थी, तो अजित पवार देखो काम के पाबंद थे, वो समय के पाबंद थे, वो अपने काम में परफेक्शन देखते थे। अभी देखिए चंद एक महीने पहले का किस्सा है, बारामती या यहीं पर आसपास में एक दफ्तर का जो है काम पूरा हुआ था और अजित दादा वहाँ मुआयना करने गए थे, तो उन्होंने देखा सब लोग वाहवाही कर रहे थे, बहुत अच्छा दफ्तर बनाया, बहुत अच्छा ऑफिस बनाया, लेकिन अजित दादा की नज़र इतनी वो थी कि उन्होंने पहली नज़र थी कि उन्होंने देखा कि कुछ दीवारों में थोड़ा सा सीलन जैसा टाइप था या कुछ वहाँ पर खराबी थी, तो उन्होंने फिनिशिंग को लेकर सवाल उठाए, उन्होंने क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए। तो ये अजित पवार थे। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, सब लोग तारीफ करें तो मैं भी तारीफ कर दूं, सब लोग जो है अगर किसी को आलोचना करें तो मैं भी आलोचना कर दूं, इस टाइप में अजित पवार नहीं थे। अजित पवार को जो बात अच्छी लगती थी वही बात जो है अजित पवार कहते थे। अजित पवार की देखिए उनकी पार्टी का सिंबल था घड़ी, जो उनको आधिकारिक रूप से अभी दिया जाता है चुनाव आयोग ने, जब वो शरद पवार से अलग हुए थे और उन्होंने अपनी अलग राह चुनी थी। लेकिन जब ये 80 घंटे का जो शपथ ग्रहण हुआ था देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब इसके पहले एक मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा कि वर्ली में रात में मीटिंग हुई थी एमवीए की, उद्धव ठाकरे थे, उसमें शरद पवार थे, अजित पवार थे, कांग्रेस के भी नेता थे, दिल्ली से नेता आए थे, और वो नेता नाराज होकर चले गए थे उस बैठक से, और फिर ऐसा लगा था कि ये सरकार नहीं बन पाएगी। तब अजित पवार ने ये कहा था कि शरद पवार को वे टुक कहा था, ये दो टुक कहा था कि देखिए अपनी निशानी घड़ी है और हमें समय के साथ चलना चाहिए। तो उनका ये एक अपनी जो राय थी वो शरद पवार के साथ भी कभी कभी उनकी और कैसे विडंबना है ना सचिन, देखिए कि इस हादसे के बाद पहचानना तक मुश्किल हो रहा था, तब उनके हाथ में बंधी हुई इस घड़ी से ही पहचान हुई कि हाँ यही अजीत दादा पवार हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो जो बाद में 1.5-2 किलोमीटर के बाद से जो वीडियो सामने आया था, हम लोगों ने ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष नहीं देखा है, वो सीधे आग और धुएं के गोले में बदल गया था वो प्लेन। उसमें किसी की पहचान होना, यहाँ तक कि देखो हम लोगों को याद है जब राजीव गांधी का विस्फोट हुआ था उनका, तो सबके परखचे उड़ गए थे, किसी की पहचान मुश्किल थी। डीएनए से बहुत सारी पहचान हुई, दांत के आधार पर जो है पहचान की गई थी, ऐसी स्थिति थी। इसीलिए कह रहा हूं कि आखिर इतनी दर्दनाक मौत किसी व्यक्ति की हुई है और उस मौत पर भी हमारे यहाँ राजनीति शुरू हो जाती है, इतनी दर्दनाक मृत्यु पर, अकल्पनीय है। और आप देखिए जो यहाँ का, इसमें 2-3 बिंदु पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। अभी अंत्येष्टि पर करते हैं, जितना डिसिप्लिन लोग हैं, इतनी भीड़ आ रही है सड़क पर, आपको देखिए इतनी भीड़ आ रही है सड़क पर, लेकिन आपको अभी तक जो हम लोगों के पास जितने विजुअल पहुंच रहे हैं उसमें लोग शांति से पूरा बैठे हुए हैं, चुपचाप, लंबी कोई थोड़ी बड़ी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या। सड़कों का भी जो दृश्य हम लोगों ने देखा है, बिल्कुल लोग शांति से आ रहे हैं, और इससे पता चलता है कि कोई ऐसा नहीं है कि मृत्यु की खबर सुने हैं इसलिए आ गए हैं। इससे पता चलता है कि चाहे राष्ट्रीय मीडिया उनको जिस रूप में करता रहा हो, कई बार उनके निगेटिव छवि बनाई गई हो, लेकिन आम लोगों से इतना जुड़ाव था कि वो बिल्कुल एक संवेदना के स्तर पर लोग वहां बढ़ रहे, तभी इतना अनुशासन कायम होता है। बिल्कुल ठीक। बाकी बड़े नेता के नाम पर हजारों लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कभी उनसे नहीं मिले हों, लेकिन उनमें भी ऐसा लगता है कोई न कोई वहां जुड़ा हुआ है, किसी न किसी का कोई काम हुआ है, कोई न कोई कभी पहुंचा होता है, तब आकर के ये स्थिति बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और आपने जिस पेटी पॉलिटिक्स की बात की, जो अखिलेश यादव ने कहा, जो ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें कहीं कोई राजनीति तो नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, क्योंकि वो अपने चाचा के साथ एक बार फिर से विलय करने की सोच रहे थे। हालांकि इस पर जवाब शरद पवार ने ही दिया। शरद पवार का एकमात्र बयान जो इस दुखद घटना के बाद आया, उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये दुखद हादसा है और इस हादसे में एक परिवार ने अपना परिवार का सदस्य खो दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना नेता खो दिया, महाराष्ट्र ने अपना उप मुख्यमंत्री खो दिया, और फिर इस तरीके की गंदी स्तरहीन राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि मैं अभी बोलना नहीं चाहता था, मैं अभी बोलना नहीं चाहता था। मतलब उस परिवार को ममता बनर्जी के जो वक्तव्य थे उससे इतनी परेशानी हो गई। हमारे देश में शवों पर इस प्रकार से राजनीति अभी तक कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं हुआ है कि नेता की प्रतिस्पर्धा में किसी की हत्या करा दी गई। सर कह रहे नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं, उनकी भी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और सुप्रिया सुले ही हैं, जितने भी मेहमान हैं उनको लाने और उनको अटेंड करने का काम
काम जो है वो संभाल रही हैं। अजीत पवार को अंतिम विदाई देने पहुंची बारामती की महिलाओं के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके घर अंतिम दर्शन के लिए पहुंची महिलाएं खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। हमारे संवाददाता समीर भीसे वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, उनकी इस रिपोर्ट से समझिए। अजीत दादा पवार का यही काटेवाड़ी का घर, जहां से आज अजीत दादा ने अंतिम विदाई ली है। और ये सभी महिलाएं जो अजीत दादा पवार से जुड़ी हुई थी, अजीत दादा पवार की अंतिम विदाई देते वक्त उनकी आंखें भर आई हैं। हर एक व्यक्ति के, हर एक महिला के आंखों में आंसू है। अजीत दादा पवार को याद करते हुए वो रो पड़ती हैं फफक कर। और बिल्कुल ये गमगीन माहौल हम यहाँ पे देख रहे हैं। किसी को भी ये समझ पाना मुश्किल है कि किस तरीके से अजीत दादा के ये, आप कहाँ से हैं मैडम आप? ये स्थिति हर एक के लिए बोलने वाली स्थिति जो कहते हैं वो नहीं है शायद, कि किसी को क्या कहें अजीत दादा के इस चले जाने से, जिससे कि हर एक के आंखों में सिर्फ हम आंसू देख रहे हैं। कोई वृद्ध महिला यहाँ बैठकर अपने बिल्कुल गमगीन, ये पूरा का पूरा माहौल है। अजीत दादा पवार को जिस भी तरीके से याद करें, अजीत दादा की पवार की कई यादें लोगों के दिलों में जो बसी हुई हैं, वो इस काटेवाड़ी घर पे जो अजीत दादा सबको सुबह से लेकर शाम तक मिला करते थे, लेकिन अब अंतिम विदाई देते हुए अब लोगों की आंखें नम हैं और आंसू हैं कि रुक नहीं रहे। एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सहारा जो हर किसी का था, वो सहारा जो हर एक को कांधा देता था, वो कांधा नहीं रहा। वो अजीत दादा का वो हाथ नहीं रहा, अजीत दादा का वो वादा नहीं रहा जो कहते थे और कर दिखाते थे। हर एक के दिलों में अजीत दादा रहे, लेकिन अब अजीत दादा पवार यहाँ पर नहीं है, इस जगह पर नहीं है। मैडम कहाँ से, आपका क्या याद है दादा की इस वक्त? अभी दादा इस जगह पे कभी मिलेंगे नहीं आप लोगों से? बेशक ये स्थिति नहीं है कि इस तरह से अजीत दादा काटेवाड़ी के उनके इस घर से विदा ले लेंगे, ये यहाँ के लोगों ने कभी सोचा नहीं था। और अब जिस तरह से उन्हें विदाई देने का ये क्षण है, ये क्षण कभी ना आता तो ही बेहतर होता।